Hello everyone, this is Geetika Suri. Welcome back. The next topic is principle of OOPS. So what exactly the principle of OOPS are? Class, object, data abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism and message passing. Let us start with the very first topic, that is class. तो what exactly the class is? लेकिन पहले हम इससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने तुम बच्चों को बताया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड थी, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। यानी जो भी हम रियल वर्ल्ड में एंटिटीज़ देखते थे हम उन्हें किस कंसिडर करते थे, एज एन ऑब्जेक्ट कंसिडर करते थे। हर ऑब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइडेड था, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। Then what exactly the class is? Class is a template or a prototype or a blueprint of an object which decides the properties and behavior of objects of a class. और मैं तो बोलूँगी कि क्लास क्या होती है? क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हम बात करें, किसकी बात करें, हम बात करें अनियन की, टोमेटो की, आप लेडी फिंगर की, तो दे ऑल आर कंसिडर्ड एज अ वेजिटेबल्स। तो वे कैसे कंसिडर किए जाते हैं? एज अ वेजिटेबल कंसिडर किए जाते हैं। वहीं पर अगर हम ऑरेंज की बात करें, एप्पल की बात करें, ग्रेप्स की बात करें, तो दे ऑल आर कंसिडर्ड एज अ फ्रूट्स। तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर नोन एज क्लास। तो क्यों? क्योंकि वो सारे कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो क्लास, दैट इज़ अ क्लास। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्ट। और व्हाट इज एक्चुअली द ऑब्जेक्ट इज? ऑब्जेक्ट इज अ यूनिक एंटिटी विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। इट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। हम ऑब्जेक्ट को किस नाम से बुलाते हैं? इंस्टेंस ऑफ अ क्लास भी बोलते हैं। हर क्लास दो पार्ट में डिवाइडेड है, कैरेक्टरिस्टिक्स, और अगर हम प्रोग्राम के कंसेप्ट ऑफ व्यू से बोलें तो कैरेक्टरिस्टिक्स आर नोन एज एट्रीब्यूट्स। Attributes are the properties which are used to define the object and to differentiate one object from another object. अगर being a student, मैं अगर आपकी बात करूँ तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? उसका रोल नंबर, उसका नाम, उसकी एज। और वो किससे पहचाना जाता है? हर बच्चे का अपना रोल नंबर होता है। तो किससे आइडेंटिफाई किया जाता है? अपने रोल नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है। इसी टाइप से बिहेवियर, द फंक्शन और एक्शन विच एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म इज नोन एज बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी उस पर्पस क्या है उस ऑब्जेक्ट का? दैट इज़ द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैंने एक सबसे अच्छा एग्जांपल किसका दिया था? मैंने मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल भी मैं दे सकती हूँ। अगर हम बोले कौन सी कंपनी का है ये मोबाइल, की पैड है कि टच पैड है, दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स और एन एट्रीब्यूट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और बिहेवियर, किस पर्पज़ के लिए हम फ़ोन को यूज़ करते हैं? हमने कहा मैसेजेस के लिए, फ़ोन कॉलिंग के लिए और फेसबुक जैसी चैटिंग्स के लिए। आपने कहा किसका आता है? सब बिहेवियर ऑफ एन फोन, माइक्रो सेल फोन्स। द वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन कैसे याद रखेंगे? कैप्सूल, हर कैप्सूल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है? हर कैप्सूल ज़्यादातर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। इन अ सिमिलर वे हमारा ऑब्जेक्ट भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। तो एनकैप्सुलेशन मीन्स wrapping up the data members and associated functions into a single unit is known as encapsulation. जब मैंने किस किस को एनकैप्सुलेट कर दिया? कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर को आपस में कंबाइन कर दिया, एनकैप्सुलेट कर दिया, द कंसेप्ट इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। Wrapping up of data member means characteristics and member function, that is the behavior, into a single unit is known as encapsulation. Encapsulation ensures that a user cannot access the data without proper authorization. It also ensures that data can only be accessed by functions defined within a class. ये भी इंश्योर करता है, क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें सारा ध्यान इसका किस पे था? अपने डेटा को के ऊपर था। और डेटा को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते थे। अगर आपको डेटा को एक्सेस करना है तो आपको किसका यूज़ करना होगा? आपको फंक्शंस का यूज़ करना होगा। मैं एक और अच्छा सा एग्जांपल भी देना पसंद करती हूँ यहाँ पे बच्चों को, कि देखो बेटा, अगर मेरे घर में आप लोग आते हो और अगर आपको उस अलमारी में से कोई बुक की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली मेरी बुक्स को एक्सेस नहीं कर सकते। आपको पहले किसको एक्सेस करना होगा? पहले आपको मेरे से कहना होगा, मैं ही अपनी अलमारी में से आपको बुक्स निकाल के दूँगी। तो यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली चीज़ों को, डायरेक्टली डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। वो पहले किसके पास जाता है? पहले वो फंक्शंस को एक्सेस करता है। और फंक्शंस किसका यूज़ करता है? फंक्शंस उस डेटा को एक्सेस करके देता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है चीज़ों को यूज़ करना विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। यानी कि अगर हम बहुत सिंपल से एग्जांपल देखें, हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता कि उसकी टेक्नोलॉजी किस तरीके से वर्क कर रही है। तो दैट इज़ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। आपने कहा मुझे फ़ैन ऑन करना है मैम, फ़ैन ऑन कर लिया, लेकिन हमारे पीछे वायर कैसे आपस में कनेक्टेड है? वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट।
दैट इज़ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अगर आपको आप स्कूटी ड्राइव करते हो तो स्कूटी ड्राइव करने के लिए आपको पता है कि मेरे पास मुझे कैसे इसको ड्राइव करना है, लेकिन उसके अंदर की टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हुई है, वी डोंट हैव एन आइडिया फॉर दैट। तो दैट इज़ एग्जैक्टली द डेटा एब्स्ट्रैक्शन। मुझे चीज़ों को यानी मैंने डेटा को एक्सेस तो करना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि डेटा आगे अंदर कैसे रिलेटेड है। मुझे अगर डेटा को एक्सेस करना है तो मैं किसको यूज़ करती हूँ, मैं सीधा फंक्शन को कॉल करती हूँ। तो दैट इज़ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग असेंशियल फीचर्स without including our background details is known as data abstraction. It remains completely unaware about all the complex operations like how the vehicle stop on applying brakes. देखो एग्जाम्पल में भी कितना सिंपल है कि हमारा क्या काम करेगा, how it accelerate by simple pressing the accelerator etc. These abstraction features simplifies the process of hiding the complex operation and providing only the essential features to the user. यानी जितना भी complex operations होते हैं वो हम यूज़र से छुपा देते हैं और सिर्फ वही चीज़ें हम यूज़र को देते हैं जिसके थ्रू वो चीज़ों को एक्सेस कर सकें। आप रियल टाइम में हमेशा अपने हाथ में जो मोबाइल यूज़ करते हो उसका ध्यान रखोगे। आपके पास कीपैड है या आपके पास टच पैड है, आप टच यानी अगर आपको फेसबुक एक्सेस करना है या स्नैपचैट यूज़ करना है तो आप उस आइकन को क्लिक कर देते हो। अंदर वो पर्पस कैसे कर रहा है, कैसे उसका काम हो रहा है, उससे आपको कोई भी नॉलेज नहीं होती। दैट इज़ ऑल कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा हाइडिंग यानी जो चीज़ें मैंने छुपा दी, क्यों छुपा दी, ताकि वो चीज़ों को हम डायरेक्टली एक्सेस ना कर सकें। द प्रॉपर्टी विच डज नॉट अलाउ डेटा एंड इट्स फंक्शन टू बी यूज्ड एज ए पब्लिक इंटरफेस इज नोन एज डेटा हाइडिंग। उसे हम किस नाम से बुलाते हैं, उसे हम डेटा हाइडिंग कहते हैं और इन्फॉर्मेशन हाइडिंग भी बोलते हैं। दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस रखता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन और डेटा हाइडिंग? जब हमने चीज़ों को छुपा दिया, ताकि अगर मैं देखूँ तो मैंने अपनी कार के नीचे पूरा इंजन को छुपा दिया, दैट इज़ डेटा हाइडिंग। लेकिन का चीज़ों को छुपे होने के बाद भी तो हम उसको एक्सेस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। यानी असेसिंग द असेंशियल फीचर्स विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड डिटेल, दैट इज़ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। और चीज़ों को हाइड कर देना ताकि डज नॉट अलाउ डेटा एंड फंक्शन टू बी यूज्ड एज अ पब्लिक इंटरफेस, दैट इज़ कॉल्ड डेटा हाइडिंग। इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। यानी कि जब हम अपने पेरेंटल, हमें भी पता होता है कि हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी नहीं होती, वो पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यानी जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करता है, द कंसेप्ट इज़ नोन एज इनहेरिटेंस। तो जो क्लास अपनी प्रॉपर्टीज़ देता है, यानी जो हमारा पेरेंट है, उसको हम बेस क्लास कहते हैं। और जब हम अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं यानी चाइल्ड, उसको हम डिराइव क्लास कहते हैं। बेस, पेरेंट और अगर चाइल्ड तो डिराइव क्लास। तो एबिलिटी ऑफ अ क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास इज नोन एज इनहेरिटेंस। द न्यू क्लास हैव फीचर्स ऑफ बोथ द क्लासेस। और जो नई क्लास होती है उसके पास अपने भी फीचर्स होते हैं और अपने पेरेंटल फीचर्स भी होते हैं। सिंपल, इस बात का ध्यान रखेंगे। 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, आपको ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन दोनों में से किसी तरीके से भी आ सकता है। क्वेश्चन आपका इनहेरिटेंस भी पूछा जा सकता है, रीयूजेबिलिटी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जो पेरेंट क्लास हमने पहले बनाई है हम उसको बार बार रीयूज़ करते हैं। दैट्स वाई इनहेरिटेंस इज ऑल्सो नोन एज रीयूजेबिलिटी। यानी हम इनहेरिटेंस का एडवांटेज समझें तो उसे हम रीयूजेबिलिटी भी बोलते हैं। जब हम एक क्लास से दूसरी क्लास को इनहेरिट करते हैं, जो कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, दैट कीवर्ड इज़ नोन एज एक्सटेंड्स। पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स कि जब हम एक ही नाम से मल्टीपल पर्पसेस को सॉल्व करते हैं। यानी अगर हम टेबल की बात करें तो टेबल डाइनिंग टेबल भी है, सेंटर टेबल भी है, स्टडी टेबल भी है। तो यानी आपने मल्टीपल पर्पस, एक वर्ड के को मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ किया, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। Ability to expressed in more than one form is known as polymorphism. It is a process of using a function method for more than one purpose. Function overloading is the way of implementing the polymorphism in Java. मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि आने वाले टाइम पे हम अपने प्रोग्राम को डिवाइड करेंगे और क्या बनाएंगे, फंक्शंस बनाएंगे। अब अगर हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो हमें अलग नाम देना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो अलग नाम। उसने कहा नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं, हर फंक्शन का नाम एक ही रख सकते हैं। तो ऐसे कंसेप्ट को हम किस नाम से बुलाने वाले हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग नंबर ऑफ फंक्शन विद सेम नेम बट विद डिफरेंट पैरामीटर्स। लेकिन सबके क्या होंगे, उनके डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे। नेक्स्ट है मैसेज पासिंग। अब अगर हमें दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कम्युनिकेट करना है तो वो किसके थ्रू कर सकेगा, तो वो मैसेज पासिंग के थ्रू कर सकेगा। एंड दैट मैसेज पासिंग कैन बी एक्सेस बाय यूजिंग आवर फंक्शंस।
An object can interact with another object by passing message to one another. This can be done by calling the member function of object. This is known as message passing. और हम इस ऐसे कंसेप्ट को किस नाम से बुलाते हैं? ऐसे कंसेप्ट को हम कहते हैं मैसेज पासिंग. तो प्रिंसिपल ऑफ ओप्स कौन कौन से हो गए? क्लास, ऑब्जेक्ट, डेटा हाइडिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, polymorphism and message passing. Thank you.